हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी का नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। अब ये काइनेटिक एनर्जी दो किस्म का होता है, एक होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई चीज का सेंटर ऑफ मास मूव नहीं कर रहा है, वो अपनी जगह घूम रहा है, तो हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, घूम नहीं रहा है, तो हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और घूमते घूमते आगे जा रहा है। जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल व्हील इज मूविंग फॉरवर्ड, उसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है और घूम भी रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांस रोटेशनल। हम लोग इसमें से एक छोटा सा हिस्सा को पढ़ेंगे, क्या है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें क्या होगा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, उस काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी दोनों के बारे में नहीं पढ़ेंगे सर। हाँ पढ़ेंगे, देयर इज ए चैप्टर कॉल्ड रोटेशनल डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, उसमें बाकी दोनों को भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला के बारे में आपको क्या कहे, आपको तो मालूम है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो चलो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी, पॉइंट नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy possessed by the body owing to its motion। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, आगे और ऐसे नहीं लिखूंगा, अब मैं ट्रांसलेशनल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और टू बी मोर अप्रोप्रिएट इट इज हाफ एम वी सी एम, सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। समझ में आया क्या, VCM क्या है। वैसे आप हाफ एम वी स्क्वायर जानते थे, हाफ एम वी स्क्वायर जानते थे, वो भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। VCM इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आपके हिसाब से अगर यहाँ पे कोई एक डिस्क है और ये डिस्क को हम ऐसे माउंट किए हैं और ये डिस्क घूम रहा है, तो आप कहोगे इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, आप कहोगे सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। यू आर करेक्ट, बट व्हिच काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 0, लेकिन ड्यू टू रोटेशन देयर इज सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा तो अभी हम रोटेशन पार्ट में नहीं जा रहे हैं, आगे हर जगह हम बताएंगे ओनली काइनेटिक एनर्जी, एंड यू विल बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम टॉकिंग अबाउट लीनियर काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड दिस इज फॉर ए रिजिड बॉडी। मैं इसको और अप्रोप्रिएटली लिखना चाहूंगा, तो मैं कहूंगा ऐसे, मैं VCM को हटा देता हूं, आई विल राइट इट इज हाफ एम वी स्क्वायर, आई विल से इट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन फॉर ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो आपको अपना जाना पहचाना फॉर्मूला समझ में आ गया। अगर ये भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अच्छा कोई बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कब बदलता है, कैसे बदलता है, काइनेटिक एनर्जी कब बदलेगा, कोई बॉडी का मतलब मास फिक्स्ड है, पर्टिकुलर एक बॉडी, भी बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगा, है ना। अच्छा, और हम देखे थे कि काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ ही हम लोग रिलेट किए थे। क्या आपको याद है कि जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी था, वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी था, वो क्या था, इट वाज p स्क्वायर बाय 2m, ये भी आपको याद है। लेकिन इसके लिए कांस्टेंट क्या था, फॉर ए रिजिड बॉडी, याद रखें कि ये जो फॉर्मूला था ओनली फॉर ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी मतलब किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखोगे तीसरा पॉइंट हुआ कि देयर इज ए थ्योरम कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम, तीसरा पॉइंट है वर्क एनर्जी थ्योरम। हम बात कर रहे हैं रिजिड बॉडी का, तो हम क्या कहेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम कहेंगे फॉर ए रिजिड बॉडी total work done on the body
is equal to the gain in kinetic energy of the body। बुक में वर्क एनर्जी थ्योरम का डेफिनेशन कुछ थोड़ा सा अलग दिया है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया हूं। बुक में क्या दिया है दी टोटल वार्डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये टोटल वार्डन कह रहे हैं तो ये वार्डन किसके लिए होगा, एक्सटर्नल फोर्स के लिए कि इंटरनल फोर्स के लिए, दोनों के लिए वर्क होता है। जैसे कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जब तक इसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे क्या ये मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। क्या बिना एक्सटर्नल फोर्स का इसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो सकता, हो सकता है, बिना एक्सटर्नल फोर्स का भी वर्क हो सकता है। जैसे मान लो कि मैं कहता हूं कि देयर आर टू ब्लॉक्स, ये एक सिस्टम है, दे आर कंप्रेस्ड टू ईच अदर, और एक थ्रेड से दोनों को बांध दिए, अब ये दोनों कंप्रेस्ड है, मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाने वाला हूं, थ्रेड को अगर काट दूंगा तो ये दोनों ब्लॉक फेंके जाएंगे, उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं। सो इंटरनल फोर्स आल्सो कैन डू वर्क। आई एम स्टैंडिंग हियर, आई डोंट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स, मैं अपना हाथ को हिलाने लगा तो देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी विथ माय हैंड। तो ध्यान रहे कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लेने के लिए यू नीड ए काइनेटिक एनर्जी, यू नीड एन एक्सटर्नल फोर्स, लेकिन वर्क करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरी नहीं है, इंटरनल फोर्स आल्सो कैन डू वर्क। लेकिन जब हम रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, वी डोंट से internal force, why? Because the Warden by internal forces will be zero in that case। rigid body के केस में Warden by internal forces is zero, why? Because the internal forces exist in equal and opposite pairs। ठीक है, कोई बॉडी के अंदर दो फोर्स, इंटरनल फोर्स, बॉडी अगर इधर को मूव किया, जितना वर्क इससे हुआ बाय दिस फोर्स जितना वर्क होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क इससे हुआ, क्योंकि वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स अगर मूव किए तो, है ना। तो इंटरनल फोर्स के केस में क्या होगा, टोटल वार्डन विल बी जीरो। किस केस में, ओनली इन केस ऑफ रिजिड बॉडी। ये स्पेसिफिकेशन देखना, समझ में आ रहा है क्या। इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, द टोटल वार्डन ऑन द बॉडी, थोड़ा मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूं आपके लिए, टोटल वार्डन ऑन द बॉडी बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, by all external forces acting on the body, is equal to gain in kinetic energy of the body। ध्यान रहे, this is equal to gain in kinetic energy of the body, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं रिजिड बॉडी लिख रहा हूं तब मैं क्या लिख रहा हूं, यहाँ पे तब मैं लिख रहा हूं एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं रिजिड बॉडी को निकाल दूंगा, है ना, फॉर एनी बॉडी लिखूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, वार्डन बाय ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस, वार्डन बाय ऑल एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फोर्सेस। कोई रिजिड बॉडी के लिए थोड़ा ये सिंपल है समझने के लिए, इसलिए इस पार्ट को मैं दे रहा हूं। फॉर ए रिजिड बॉडी, वार्डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेट मी ट्राई टू प्रूव इट। मैं इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि थ्योरम है। प्रूफ इज वेरी सिंपल। देखो, सपोजिंग हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई एक मास m था, ठीक है, ये मास m था और ये मास कुछ v वेलोसिटी और u वेलोसिटी में जा रहा था। मैं उसके ऊपर कोई एक फोर्स लगाया तो ये मास एक्सीलरेट करने लगा। कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी कुछ v हो गया, क्योंकि एक्सीलरेट किया। कितना दूर जाने के बाद v हो गया, चलो मानते हैं s डिस्टेंस जाने के बाद v हो गया। तो अगर हम जानते हैं तो मोस्ट कन्वीनियंट फॉर्मूला जो हम लोगों को मालूम है क्या है, बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू और u स्क्वायर प्लस 2s, और आपको ये भी मालूम है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अच्छा, इसमें ये बॉडी का क्या एक्सीलरेशन हो रहा है, ऑब्वियसली द एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास, है कि नहीं। अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, देखो तो ये क्या आ रहा है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2
F बाई m इंटू s। ये 2 और m को इधर ले आओ, क्या मिलेगा? 2 डिवाइड हो जाएगा, m मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इंटू एस। इज दैट क्लियर? So what we observe here? What is the LHS representing? Final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy minus initial kinetic energy is gain in kinetic energy. F dot S क्या दे रहा है आपको? Work done by the force, है कि नहीं? तो हम कहेंगे इस केस में क्या हो जाएगा? The LHS is representing gain in kinetic energy. RHS is representing the work done by the force. तो हम कहेंगे gain in kinetic energy, जी के ई का मतलब हुआ गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन दी बॉडी। कितना इजी है इसको प्रूफ करना। सो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जब भी कोई बॉडी के ऊपर कोई फोर्स आएगा, व्हाटएवर द वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हमें समझ में आता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी, बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी does not depend upon mass and velocity. It depends on what force is acting and for how much distance it is acting on it. समझ में आया क्या? तो क्या लिखेंगे? क्या कंक्लूजन आया समझ में? समझ में ये आया कि दो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन mass and velocity, mass and velocity, yet change in kinetic energy is independent of mass and velocity. It depends on the work done on the body. Depends on the work done on the body. समझ में आया क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है that you must discover from this block. जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखो सपोजिंग हम कहेंगे ये कोई एक ट्रैक है, ये दूसरा ट्रैक है, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक रखा है, से ये 2 kg का ब्लॉक है और इसको कोई फोर्स मान लो 100 न्यूटन का पुश करने लगा। यहाँ पर कोई एक दूसरा ब्लॉक है, जो ब्लॉक कितने केजी का है? से ये 5 kg का है और इसको भी कोई 100 न्यूटन का फोर्स पुश करने लगा। एज ए होल ये भी जाएगा यहाँ से वॉल पे टकराएगा, ये भी जाएगा यहाँ से वॉल पे टकराएगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा ब्लॉक वॉल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में टकराएगा? Which block will strike the wall with greater kinetic energy? ये आपको सोचना है। अब देखो तो दोनों ब्लॉक पहले रेस्ट में थे, both of these blocks were initially at rest। अब इनमें से कौन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में जाके वॉल को मारेगा? आप देख रहे हो कि दोनों का बराबर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, दोनों ब्लॉक का बराबर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है एंड से दैट इज S। इसका मतलब ये हुआ दोनों का अगर बराबर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा, वर्क डन ऑन 2 kg कितना होगा? 100 into S। वर्क डन ऑन 5 kg कितना होगा? 100 into S। मतलब दोनों के ऊपर बराबर वर्क हो रहा है। सो इसका जितना काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा, इसका भी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही बदल जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ देम। तो अगर आपको पूछा गया एग्जांपल में, इन फिगर शोन which block strikes wall with greater kinetic energy, तो आप क्या कहोगे? now change in kinetic energy is equal to F into S। दोनों केस में F बराबर है, S भी बराबर है। अगर दोनों इनिशियली रेस्ट में थे, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब दोनों का फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर
होगा। सो बोथ ऑफ देम विल स्ट्राइक द वॉल विद द सेम काइनेटिक एनर्जी। सो हम क्या कहेंगे? सो बोथ स्ट्राइक द वॉल with same kinetic energy, with same kinetic energy। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? ठीक है? यस यस। ये देखो, ये दोनों चीज को आप ढकेलते हुए ले गए, आपको इसका मास अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मास अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड वेलोसिटी, इट डिपेंड्स ऑन कि कितना वार किसके ऊपर किया गया। लेकिन देखना है कि क्या कौन सा वार, देखना है कि टोटल वार डन ऑन द बॉडी, सारा का सारा वार। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं पूछूं आपको कि यहाँ पर कोई एक इंक्लाइन प्लेन है। अब इस इंक्लाइन प्लेन मान लो कि ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, म्यू इसमें 0 है। यहाँ पे मान लो कि कोई एक ब्लॉक रखा हुआ था, ये ब्लॉक का मास मान लो 2 kg है और इसको आप कुछ 60 न्यूटन की फोर्स में से पुश करने लगे। जब ये पुश होकर यहाँ तक गया, सारा डायमेंशन दिया हुआ है। सपोज दिस इज गिवन 5 मीटर, दिस इज गिवन 12 मीटर। ठीक है? अब अगर ये जो फोर्स है 60 न्यूटन वाला, ये उसको पुश करेगा, ये चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, यहाँ तक आके पहुंचेगा। सपोज द मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम पोजीशन ए, और पुश करते करते यहाँ तक ले आया बी तक। पूछा है जब ये ढकेलते हुए इस ब्लॉक को ए से बी तक ले जाएगा, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी। ऐसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट पॉइंट बी, ऐसे पूछा है। क्या दिया है क्वेश्चन को? थोड़ा क्वेश्चन को लिखते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करो चीजों को। पूछा गया है इन फिगर शोन, इन फिगर शोन फाइंड in figure shown a force of 60 Newton pushes the block from A to B. Find kinetic energy of block at B। जब वो B में पहुंचेगा उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगा? ढकेलते हुए ले रहा है तो कुछ तो वेलोसिटी होगा। क्या है उसका काइनेटिक एनर्जी? है ना? चलिए निकालते हैं। हम कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि शुरू में ये ब्लॉक रेस्ट में था, जब इसको ढकेल के यहाँ से यहाँ तक ले गए, कितना वर्क हुआ उसके ऊपर, कितना वर्क हुआ जानने के लिए हमें टोटल वर्क देखना है। टोटल वर्क देखने के लिए देखना पड़ेगा क्या क्या फोर्सेस आ रहे, क्या क्या फोर्स आ रहे हैं। जब इसको आप ढकेल के ले रहे हो, कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? जब ये ब्लॉक को आप ढकेल के ले रहे हो, हाउ मेनी नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? कैन यू हेल्प मी इन थिंकिंग? बताओ कितने तो फोर्स आ रहा है जब ये ब्लॉक को हम ढकेल के ले रहे हैं? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? कितने तो फोर्स आ रहा है? एक फोर्स तो मैं दे रखा हूं, एक उसका वेट है, तीसरा नॉर्मल रिएक्शन है। हमें सारा वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? तो यहाँ पर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कौन कौन से फोर्स है? तो फोर्सेस आर, एक तो एफ है, दूसरा उसका वेट है, तीसरा है उसका नॉर्मल रिएक्शन, है कि नहीं? अच्छा, तो हमें वर्क डन बाय ऑल दीज फोर्सेस निकालना है। तो निकालने के लिए पहले एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे सॉल्यूशन में। फॉर A to B मोशन, अच्छा, वर्क डन बाय F, work done by F is a constant force, work done by a force is given by force into displacement in the direction of force। जब इसको आप ढकेल के यहाँ से यहाँ तक लेके गए, फोर्स के डायरेक्शन में कितना दूर गए? कितना दूर गए? 12 मीटर गए। सो इट इज 60 into 12। आई होप यू आर एबल टू फॉलो इट। 720 जूल्स। ये सब चीजें हम लोग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स में कर चुके हैं। वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, वर्क डन बाय mg, वर्क डन बाय mg, mg कितना है भाई? 2 kg है तो है 2g।
दैट इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 2g। नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, नीचे की तरफ कहाँ हुआ, जब वो यहां से यहां तक गया वो तो ऊपर की तरफ गया है 5 मीटर, ऊपर की तरफ 5 मीटर, तो नीचे की तरफ कितना गया -5। सो व्हाट यू से -100 जूल। क्या सबको समझ में आ रहा है? yes now Warden by R नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ प्लेन है, वाह R कैसा है, ऐसा है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, ऐसा है, कितना होगा 0 बिकॉज R इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? ये चीज जा रहा है ऐसे, R उसको नॉर्मल है। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन ऑन बॉडी, सारा वर्क को निकालो, कितना 720 माइनस 100 इज इक्वल टू 620 जूल्स। सो दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब हुआ इसका? द गेन इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू 620। ध्यान रहे ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी है। गेन इन काइनेटिक एनर्जी है मतलब शुरू में क्या काइनेटिक एनर्जी था, बाद में क्या काइनेटिक एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस हो रहा है 620 जूल्स, और शुरू में तो ये रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है 0। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? इससे पता चला कि द फाइनल काइनेटिक एनर्जी 8b क्या हो जाएगा 620 जूल्स। तो अगर ये फोर्सेस को ढकेलते हुए यहां तक ले लेगा, बी पे पहुंचते पहुंचते उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा 620 जूल्स। क्या चीजें सबको समझ में आ रहा है? यस। See this question. A block of 5 kg starts moving. Starts moving का मतलब हुआ इनिशियली रेस्ट में था, starts moving from rest by two forces as shown। दो फोर्सेस, एक है F2 10 न्यूटन का, एक है F1 40 न्यूटन का, दोनों फोर्सेस को खींचने लगे। Find the final velocity of the block after moving a distance of 5 meters। ठीक है, 5 मीटर मूव करने के बाद क्या होगा फोर्स, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। मान लो कि इस पोजीशन को A कहेंगे, इस पोजीशन को B कहेंगे। A टू B मोशन में क्या बता सकते हो? वर्क डन बाय 10 न्यूटन कितना हुआ? हर कोई बोलो कितना होगा? 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ 10 न्यूटन फोर्स 50 जूल्स। अच्छा, वर्क डन बाय ये कितना था 40 न्यूटन, कितना होगा 40 F S cos थीटा, F हो गया 40, S हो गया 5 cos 60 इज इट नॉट 100 जूल्स? यस। और कोई फोर्स है क्या? हाँ है, कौन है? वेट, नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द वर्क डन बाय वेट? Weight is like this, displacement is like this, weight and displacement are mutually perpendicular, work done by weight will be 0, work done by normal reaction that is also 0, है कि नहीं? दोनों 0 है। अच्छा, तो यही दो फोर्स कुछ वर्क कर रहे हैं, work done by weight and normal reaction 0 है क्योंकि they are perpendicular to the displacement। तो total work done on the body, total work done on the body कितना हो गया देखिए, तो ये हो गया 50 प्लस 100 इज 150 जूल्स। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 150 जूल्स। और ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 0, तो क्या कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 150 जूल्स। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 150 जूल्स। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर। इसका मतलब हुआ हाफ 5 kg v स्क्वायर इज 150, तो v कितना हो गया रूट ओवर ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी रूट ओवर ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड।
समझ में आया क्या? इज इट अंडरस्टूड? हाँ, देखना है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस समटाइम्स इज नेगेटिव, समटाइम्स इज पॉजिटिव। लेट अस सी वन मोर केस। मैं और एक केस देता हूं आपको, वन मोर केस। क्वेश्चन है, क्या पूछा? यहां पर कोई एक ब्लॉक था, ठीक है, इट वाज ऑलरेडी मूविंग विथ स्पीड ऑफ से 10 मीटर पर सेकेंड। क्या मास का था ये? 4 kg मास का एक ब्लॉक था जो 10 मीटर पर सेकेंड में जा रहा था। अब इसके ऊपर दो फोर्स आने लगे, एक फोर्स ए से आया, कितना फोर्स है ये? से इट इज 10 न्यूटन। दूसरा फोर्स ए से आया, कितना फोर्स है ये? से इट इज 20 न्यूटन। ठीक है, दो फोर्स आने लगे, एक 10 न्यूटन का और एक 20 न्यूटन का, दो फोर्स इसके ऊपर आने लगे। F2 आया दूसरा फोर्स, F1 था पहला फोर्स 20 न्यूटन का। यू सी F2 इज इन ऑपोजिशन टू द वेलोसिटी एंड F1 इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ओके, क्या पूछा है? थोड़ा इसको ढंग से सजा के लिखते हैं, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ, F2 हो गया कितना? F2 इज 20 न्यूटन। जब ये जाएगा 5 मीटर, पूछा है बताओ व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ए ब्लॉक ऑफ 4 kg वाज मूविंग, ऑलरेडी मूविंग, क्या स्पीड में? विथ ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। It was acted upon by two forces as shown। ठीक है, इसके ऊपर दो फोर्स आने लगे, जैसे दिखाया गया, दो फोर्स आने लगे। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि बताओ फाइंड velocity of block after it moves 5 meter, after it moves 5 मीटर। जब ये 5 मीटर मूव कर जाएगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा आपको पता करना है। ठीक है, ट्राई करो थोड़ा इस क्वेश्चन को। चलिए, निकालना है कि ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी यू आर इंटरेस्टेड टू नो, द फाइनल वेलोसिटी यू आर इंटरेस्टेड टू नो। अच्छा ठीक है, पहले देखेंगे सॉल्यूशन में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, और वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्यों करें? बाय 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 into 5 is 50 joules। वर्क डन बाय 20 न्यूटन, क्या 20 न्यूटन से वर्क हुआ है? क्या लिखेंगे? 20 into 20 के डायरेक्शन में कितना गया है? ये तो इधर गया है, 20 के डायरेक्शन में नहीं गया है, तो कितना गया है? -5, सो इट इज -100 जूल्स। ये समझ में आना जरूरी है कि द वर्क डन बाय 20 न्यूटन इज -100 जूल्स। टोटल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो हम कहेंगे हो गया -100 जूल्स। तो हम कहेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट, वो तो 0 है बिकॉज़ दे आर ऑल परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहेंगे टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और हम उल्टा लिखेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी। ये हो गया, ठीक है। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन 50 प्लस -100। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम नहीं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाँ मालूम है, कितना है? हाफ 4 10 स्क्वायर। तो हम कहेंगे हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ 4 into 10 स्क्वायर इज इक्वल टू -50।
और ये चीज क्या हो गया देखो तो इट इज कमिंग 200, इट इज -200, इधर आ गया तो हो जाएगा -250 ना, सॉरी प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसमें से क्या मिल रहा है, हाफ mv स्क्वायर, कितना हुआ देखिए तो दिस इज व्हाट, हाउ मच, 100 into 4, 400/2 is 200, -200 को उधर ले लो, हो गया +200, +200 -50 is 150, है कि नहीं। हमें m का हमें v का वैल्यू पता करना है, तो m कितना है 4 kg, m इज 4 kg, 4/2 हो गया, 2 डिवाइड करो तो v का वैल्यू आ जाएगा √75, √75 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है, जिसको आप 5√3 लिख सकते हो। m का वैल्यू दिया है ना, m का वैल्यू 4 kg दिया है, m का वैल्यू को मैं यहाँ पे 4 डाल दिया हूँ, निकालने के बाद चीजें आ रहा है √75 मीटर पर सेकेंड। इधर क्लियर, ठीक ठीक, ये हो गया वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन में थोड़ा ये टिपिकल बुक वाला क्वेश्चन है, लिखो ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग, a truck and a car are moving with same kinetic energy, same kinetic energy, ठीक है, सेम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो पूछा है कि इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स, इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, दोनों के ऊपर इक्वल ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई किए, तो देन व्हिच वन विल स्टॉप, व्हिच वन विल स्टॉप इन लेसर डिस्टेंस, इन लेसर डिस्टेंस, कौन कम डिस्टेंस में रुकेगा, ये आपको पता करना है। व्हिच वन विल स्टॉप इन लेसर डिस्टेंस, दोनों के ऊपर बराबर ब्रेकिंग फोर्स आया, यस बोलो, सेम आएगा। कोई बोल रहे देखो कितना जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, सो गुड। देखो तो ये एक बॉडी मूव कर रहा है ट्रक कुछ काइनेटिक एनर्जी में, और ये जाके रुकेगा। ये दूसरा है कार, ये भी मूव कर रहा है, ये भी कुछ काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है, और ये भी जाके रुकेगा। दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सपोज इसका k है तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी k है, ठीक है। अब दोनों के ऊपर बराबर ब्रेकिंग फोर्स दिया गया, ब्रेकिंग फोर्स इसके ऊपर भी आया F, इसके ऊपर भी आया F। अच्छा, जब ये रुकेगा उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अरे इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी आल्सो k। समझ में आ रहा है क्या, इट इज 0 - k, इट विल बी -k। आप कह सकते हो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू -k। कैसे निकालेंगे -k, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, फाइनली ये रुक जाएगा और इनिशियल ये था, तो ये भी फाइनली रुक जाएगा, दोनों रुकेंगे। दोनों का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, दोनों का फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है, मतलब दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में, लिखेंगे सॉल्यूशन में लिखेंगे बोथ हैव सेम इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी, so delta KE is same for both। और आप जानते हो कि डेल्टा KE is again equal to F into S, है कि नहीं। दोनों के ऊपर बराबर F आ रहा है, दोनों का डेल्टा KE बराबर है, दोनों का F बराबर है, तो ऑब्वियसली दोनों का S भी बराबर होगा। मतलब दोनों ब्लॉक, दोनों एक कार एंड ट्रक, both of them will move same distance before coming to rest, दोनों सेम डिस्टेंस मूव करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है। डेल्टा KE is same for both of them, और दिया गया है कि if equal braking force is applied,
इफ इक्वल ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड, मतलब दोनों के ऊपर F भी बराबर है, F बराबर है, डेल्टा के बराबर है, इसका मतलब हुआ आप कहोगे कि दोनों का S बराबर होगा। सो बोथ स्टॉप इन सेम डिस्टेंस। समझ में आया? दोनों का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहा है, दोनों का क्या बराबर हो रहा है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो रहा है और दोनों का फोर्स बराबर है, तो दोनों का एस भी बराबर होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? यस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग करो, ए ब्लॉक was thrown on a rough horizontal floor with kinetic energy K0. It stops after moving a distance of 4 meters. Find what was its kinetic energy after it has moved 1 मीटर। क्वेश्चन को थोड़ा प्यार से देखो, समझने की कोशिश करो। कोई ब्लॉक है, जो ब्लॉक का क्या दिया है, ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी K0 था, किसी एक रॉक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे इसको फेंक दिए तो 4 मीटर जाके रुक गया। अगर 4 मीटर जाके रुक गया, क्वेश्चन ये है कि जब वो 1 मीटर गया था तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या था? What was the kinetic energy? क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कोई ब्लॉक को फेंक दिए, यहाँ से कुछ काइनेटिक एनर्जी K0 काइनेटिक एनर्जी में फेंक दिए, गया 4 मीटर जाके रुक गया। आफ्टर गोइंग ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स इट स्टॉप्स। जब वो 1 मीटर गया होगा, मतलब यहाँ पर कहीं आया होगा, तब उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी था? कब? जब वो 1 मीटर गया है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? 4 मीटर जाने के बाद रुकता है, 1 मीटर जाने के बाद उसके पास क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, है कि नहीं? ये चीज हमें निकालना है। क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूं इसको। ट्राई इट नाउ। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये ब्लॉक 4 मीटर डिस्टेंस जाने के बाद रुक गया था। क्यों रुक गया था? पक्का इसको कोई रोकने वाली फोर्स होगा उसके साथ। क्या वो फोर्स था? चलो मानते हैं कि दैट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स। कितना है मालूम नहीं, कुछ होगा। अच्छा, तो चलो इस पोजीशन का नाम देते हैं ए। मास कितना है मालूम नहीं है। इस पोजीशन का नाम है बी, इस पोजीशन का नाम है सी। फॉर ए टू बी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ब्लॉक के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहा है? वेट आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है। वर्क डन बाय वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन तो 0 है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है भाई? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K0, दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। कितना होगा मालूम नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स इज F, उसकी डायरेक्शन में कितना दूर गया है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया है। कितना गया है? 4 मीटर। तो क्या लिखेंगे? -4। तो इससे क्या पता चला? पता चल गया कि K0 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा,
नाउ ए टू सी वाले मोशन को देखो, ए टू सी तक मोशन में जाएगा। अब क्या कहेंगे, अगेन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल तो पता नहीं, चलो मानते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी k डैश है, तो हम कहेंगे k डैश माइनस k0 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स की अगेंस्ट में कितना दूर गया है, यहां से यहां तक गया है, बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या वर्क हुआ, वो तो फोर्स की उल्टा डायरेक्शन में गया, कितना 1 मीटर गया है, सो विल राइट -1। फ्रॉम दिस वी सी k डैश माइनस k0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है k0/4। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या है, यहां से पता चल के आ गया, डालो इसमें क्या मिला, k डैश माइनस k0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k0/4। देखो तो ये माइनस ऑफ k0/4 हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया k0/4, वैल्यू डाले तो कितना आ गया, देखो ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k डैश कमिंग आउट टू बी, ये माइनस k0 इधर चले जाएगा, प्लस k0 हो जाएगा, इट इज k0 माइनस k0/4 इज 3k0/4। समझ में आया? सो यू सी द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर मूविंग ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विल बी 3k0/4। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है? यहां से चीजें निकाल के इसमें मैं डाल दिया हूं। Is it understood? Yes sir. चलिए I would like to show you one more question जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे होता है। सपोजिंग हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन इनसाइड ए लिफ्ट। थोड़ा ध्यान से देखो, ये लिफ्ट के अंदर इंक्लाइंड प्लेन है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी में, ये कांस्टेंट वेलोसिटी में लिफ्ट ऊपर जा रहा है। ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है, क्या है इसका मास m है, ये एंगल थीटा हुआ है, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया नहीं है, क्या दिया है, ए ब्लॉक of mass m is at rest on the incline inside the lift. The lift is moving with constant velocity, ठीक है। Prove that the work done by all forces on the plug over a displacement h of the lift is equal to 0। हमें प्रूफ करना है। अगर पूछेगा कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ओवर ए डिस्प्लेसमेंट h ऑफ द लिफ्ट, जब तक ये लिफ्ट ऊपर h जाएगा इसके ऊपर जितने सारे फोर्स आ रहे हैं सारे फोर्स के लिए कितना वर्क होगा, तो सिंपल है, ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो h डिस्टेंस जाने के बाद भी तो वेलोसिटी वही रहेगा, वेलोसिटी वही रहेगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ 0, तो मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस 0 हो गया। हमें प्रूफ करना है, तो सर हम ये क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन, कोई हमको प्रूफ करने के लिए पूछेगा क्या, नहीं, इसमें से ढेर सारे चीजें दूसरे चीजें हम डिस्कवर कर पाएंगे, हाउ वी फाइंड द वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, सारा कांसेप्ट को इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हो कि अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है, ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो
सॉल्यूशन ऐसे बनाते हैं। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट? एक तो हुआ उसका वेट, पहला फोर्स हुआ वेट नीचे की तरफ, और एक नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऊपर एक वेट आ रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। क्या आप बता सकते हो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, नहीं तो फिसल जाएगा। देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, किस डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर? द फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, हियर R कितना है, आपको तो याद होगा R कैसे निकालते हैं। अगर कोई ब्लॉक है उसका वेट को हम दो कंपोनेंट में रिजर्व कर देते हैं, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा, और ये फ्रिक्शनल फोर्स है और ये R है, तो R का वैल्यू कितना हो गया, mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, मतलब दिस फोर्स मस्ट इक्वल टू दिस फोर्स, कितना है वो, mg sin थीटा। ये सब चीजें हम लोग पहले से इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्या चीजें याद आ रहे हैं, R होगा mg cos थीटा एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। व्हाई, द ब्लॉक इज एट रेस्ट, रेस्ट में है मतलब सिग्मा fx 0 होगा, सिग्मा fy 0 होगा। आई हैव चूजन दिस एज माय x एक्सिस एंड दिस एज माय y एक्सिस। सिग्मा fx 0 होगा, दे रहा है फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, सिग्मा fy 0 होगा, दे रहा है मतलब R इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब इस चीज पे मैं ज्यादा समय गंवाना नहीं चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ईच फोर्स। चलिए अब ये सारा फोर्स के लिए वर्क बनाने की कोशिश करेंगे। ये लिफ्ट ऐसा था, अब ये ब्लॉक ऐसा था, लिफ्ट ऊपर जा रहा है मतलब ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे होने वाला है, कितना h होने वाला है। तो हमें देखना है व्हाट इज द वर्क डन बाय R, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, व्हाट इज दिस एंगल, सोचो तो व्हाट इज दिस एंगल। ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। अच्छा अच्छा, व्हाट इज दिस एंगल, सोचो तो फ्रिक्शनल फोर्स एंड R आपस में परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये हुआ थीटा, ये हो गया mg। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 ओवर एक डिस्प्लेसमेंट h, वर्क डन बाय mg कितना हुआ, देखो तो वर्क डन बाय mg कितना हुआ, mg नीचे की तरफ था, कितना गया है फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, वो तो उल्टा गया है h, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में माइनस h, सो इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस mgh। वर्क डन बाय mg हो गया माइनस mgh, समझ में आया। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फॉर्मूला क्या है, F S cos थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या था, mg sin थीटा, S का वैल्यू क्या था, S का वैल्यू क्या था, इसको ये cos थीटा को यहां से भगाता हूं, अदरवाइज इट में क्रिएट कंफ्यूजन। तो हम कहेंगे F डॉट S, तो F S इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये है mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स, S क्या है H इनटू cos, इन दोनों के बीच में एंगल, फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल था, 90 माइनस थीटा, और शायद आपको मालूम होगा कि cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये sin थीटा, ये sin थीटा, कितना हो गया mgh sin स्क्वायर थीटा। ओ ठीक है, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, अगेन R डॉट S वाला फॉर्मूला लगाएंगे, R का मैग्नीट्यूड दैट इज mg cos थीटा, S का मैग्नीट्यूड वो तो h है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो cos थीटा हियर। सिंपलीफाई करो तो mgh cos थीटा इनटू cos थीटा क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू, पहला वाला था माइनस mgh, दूसरा वाला है mgh sin स्क्वायर थीटा
तीसरा वाला है mgh cos स्क्वायर थीटा। क्या होगा mgh sin स्क्वायर थीटा, mgh cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक h मिसिंग है, यहाँ पर एक h मिसिंग है। mgh cos स्क्वायर थीटा आप जानते हो, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, दोनों में से ये mgh कॉमन चले जाएगा, ये कॉमन चले जाएगा, रहेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में आपस में बहुत प्यारे जब मिलते हैं एक हो जाते हैं, ये दोनों मिलेंगे तो एक हो गया, क्या मिलेगा mgh, ये माइनस mgh सब मिलके क्या हो गया जीरो। Hence it is proved that the Warden by all forces is equal to zero। लेकिन अगर उल्टा पूछा होता, find the Warden by all forces when the lift moves of a distance h, तो आपको ये कैलकुलेट करके जीरो बताने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है कि नहीं? लिफ्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, so there is no change in kinetic energy, so Warden by all forces is equal to zero। वैसे भी हम समझ सकते थे। क्या चीजें समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, yes. I want to give you an important work done against friction। शायद आपको अच्छा लगेगा और ये न्यूमेरिकल करने में काफी मदद करेगा। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक ब्लॉक है मास m का, ये कोई एक ब्लॉक है मास m का, ये यहाँ से फिसल के यहाँ तक आएगा। क्या दिया है? ये डिस्टेंस दिया है L, और ये डिस्टेंस कितना दिया है? ये डिस्टेंस दिया है S। ब्लॉक स्लाइड करके A से B तक आएगा। If the block slides from A to B, ये देखना है, बड़ी इंटरेस्टिंग आंसर आता है इसका। If the block slides from A to B, find work done against friction, work done against friction, कितना वर्क होगा अगेंस्ट फ्रिक्शन? क्या दिया है? ये इंक्लाइंड प्लेन पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। व्हाई टू राइट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, आप चाहो तो लिख सकते हो। ब्लॉक यहां से फिसल के यहां तक आएगा, पता करना है व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। जब ये ब्लॉक स्लाइड करके आ रहा था, थोड़ा ध्यान से देखना, इस ब्लॉक के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस आ रहे थे, लेकिन हमको किसी से भी कोई भी मतलब नहीं, हमें मतलब है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स का। क्या था फ्रिक्शनल फोर्स? When the block is sliding down, आप कहोगे what was the frictional force? फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना? और ये अगर मास इसका m है तो आप इसका वेट को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाता है mg cos थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं, इट इज म्यू mg cos थीटा। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, और उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया है? इट इज म्यू mg cos थीटा इनटू उसके अगेंस्ट में कितना दूर गया है? फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ था, नीचे की तरफ गया है s। इट इज म्यू mgs cos थीटा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखो तो इन दिस फिगर व्हाट इज l by s? इट इज cos थीटा। तो हम क्या कह सकते हैं? s cos थीटा की जगह क्या कह सकते हैं? l। सो इट इज म्यू mg l, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू mg l। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। सर इंटरेस्टिंग क्या है? सिंपल तो कैलकुलेट किए, अब बताते हैं क्या इंटरेस्टिंग है, हाउ दिस आइडिया इज टू बी यूटिलाइज्ड इन डिफरेंट न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आया कि वर्क डन म्यू mg l है, मतलब ये l के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, सपोज हम कहेंगे ये कोई एक इंक्लाइंड प्लेन है ऐसा वाला और एक ऐसा वाला, ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक को छोड़ दिया गया, दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू था। जब ये स्लाइड करके नीचे पहुंचेगा, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, कौन सा केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी मोर व्हेन ब्लॉक द स्लाइड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम? कौन सा केस में वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल बी मोर? जब यहां से स्लाइड करके यहां पे आएगा कि यहां से स्लाइड करके यहां पे आएगा? कौन सा केस में ज्यादा होगा? सेम होगा, क्योंकि
दोनों की केस में यस, ये है क्लू, क्योंकि कोई कोई न्यूमेरिकल में इसको क्लू करके यूज कर देते हैं। यहाँ पर अगर दोनों का बेस लेंथ बराबर है तो आप कहोगे दोनों केस में सेम अमाउंट ऑफ वर्क विल बी डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो क्या कहेंगे एग्जांपल के तौर पे, इन फिगर shown when the block slides from A to B और C to B, मतलब ये पॉइंट को A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, ये B ले लो। In each case, work done against friction is same as mu mg l। समझ में आया क्या? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू mg l। चाहे इसमें स्लाइड करके आए, इसमें स्लाइड करके आए, मतलब जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाद में पढ़ेंगे, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों केस में बराबर होगा। समझ में आया? ध्यान रहे कि व्हेन दी सरफेसेस आर फ्लैट लाइक दिस, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में जितना वर्क होगा अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, इस केस में भी उतना ही वर्क होगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. When a man starts running, he gains some kinetic energy। ये आपको सोचना है। apply work energy theorem to explain the gain in kinetic energy। हम जानते हैं कि gain in kinetic energy is equal to work done by all forces acting on it। What are those force which is helping him to gain kinetic energy? जब कोई आदमी भाग रहा है, ध्यान से देखो, कोई आदमी भाग रहा है, ये आदमी भाग रहा है ऐसे, what are the different forces? एक तो हुआ फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ, एक तो हुआ वेट, और क्या है नॉर्मल रिएक्शन। वर्क इज डन बाय व्हिच फोर्स? जब ये आदमी भागेगा आगे, वर्क इज डन बाय व्हिच फोर्स? क्या कोई मुझे बताएगा कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? mg और r और फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क इज डन बाय नन ऑफ दिस फोर्सेस, मैं बता चुका हूं। व्हाई? बिकॉज ये दोनों फोर्स, दो नॉर्मल रिएक्शन जो है पांव पे आ रहा था, जब तक नॉर्मल रिएक्शन पांव पे आ रहा था, पांव का डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? नहीं, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स गिव्स यू द वर्क। जब तक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, उसका पांव का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था। जब वो पांव उठाया तब फोर्स गायब हो गया। सिमिलरली जब तक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था, उसका पांव का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे ये पांव को उठाया फोर्स गायब हो गया। मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज जीरो, बिकॉज एज लॉन्ग एज द फोर्सेस आर एग्जिस्टिंग देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसके लिए? फ्रिक्शनल फोर्स के लिए, आर के लिए, mg के लिए। हाँ, ये मूव कर रहा था तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स वाज मूविंग, बट फॉर mg द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब जितने सारे फोर्स इसके ऊपर आ रहे हैं उनके चलते कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, और आदमी रेस्ट पे था, भाग के उसका काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुआ कैसे। हम कहते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन हिम। तो व्हाट इज दैट फोर्स व्हिच हेल्पिंग हिम टू गेन द काइनेटिक एनर्जी, वो आपको सोचना है। यस, हियर रिमेंबर, मैं जो फॉर्मूला आपको बताया था वर्किंग थ्योरम का, फॉर ए रिजिड बॉडी, क्या वो आदमी रिजिड बॉडी है? नहीं है। उसका हर हिस्से के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है क्या? नहीं रहता है।
और जब वो दौड़ रहा है बिटवीन द फुट एंड हिज हेड द डिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि वो चल रहा है ऐसे करके, दौड़ रहा है, भाग रहा है, डिस्टेंसेस आर कंटीन्यूअसली चेंजिंग, है कि नहीं? तो ही इज नॉट ए रिजिड बॉडी। सो रिजिड बॉडी नहीं है तो व्हाट आर द अदर फोर्सेस यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट? इंटरनल फोर्सेस। सो हियर यू विल से here gain in kinetic energy is equal to work done by internal forces। कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेंगे, द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन इज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस, बिकॉज ऑफ बोथ। नो, एक्सटर्नल फोर्सेस आर नॉट डूइंग एनी वर्क, ओनली इंटरनल फोर्सेस आर डूइंग वर्क। तो क्या कहेंगे एक्सप्लेनेशन में? जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है इट इज ड्यू टू work done by internal forces। Again here work done by all external forces is 0। अब क्यों 0 है आपको समझ में आ गया। फ्रिक्शनल फोर्स के लिए क्यों 0 होगा, r के लिए क्यों 0 होगा, mg के लिए क्यों 0 होगा। फ्रिक्शनल फोर्स और r के लिए क्यों 0 होगा, लॉजिक सेम है। जब तक फोर्स था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं था। mg के लिए क्यों 0 होगा, जब तक फोर्स था पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं था क्या? हाँ था, बट देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। समझ में आया क्या? छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आप लोग फंस सकते हो। क्या चीजें समझ में आ रहा है? देख लो, यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को इस रास्ते में कांस्टेंट फोर्स खींच रहा है। कौन सा फोर्स? 5 न्यूटन का एक फोर्स कांस्टेंट फोर्स खींच रहा है। कांस्टेंट फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो कांस्टेंट। इसको खींचते हुए यहाँ तक लेके आया, ए से बी तक लेके आया। जब बी पे पहुंचा, बताओ ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट मींस यू हैव टू सी द वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक। व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग? व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग? एक तो वेट है, एक है नॉर्मल रिएक्शन, एक है हमारा फोर्स। फ्रिक्शन तो है नहीं। अब निकालो व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल दीस फोर्सेस। टोटल वर्क डन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या? कोशिश करिए और जल्दी जल्दी आंसर बताइए। तो यहां पर हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। पहला चीज तो हुआ कि जब वो ऐसा एक प्लेन में स्लाइड करते हुए जा रहा था, उसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा था, लेकिन एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सोचोगे तो r वाज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट एंड देयरफॉर वर्क डन बाय r ओवर एनी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इज r ds cos 90 0। नो वर्क इज डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो हम क्या कहेंगे? फॉर ए टू बी मोशन क्या मेरा कोई मदद करेगा? वर्क डन बाय mg दैट इज 4g कितना होगा? क्या 4g कांस्टेंट फोर्स है? हाँ कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब वो यहां से यहां पर आया, इस डायरेक्शन में कितना गया? 8 मीटर। 5 को मत देखो, 4g into 8 it is 320 joules। वर्क डन बाय 5 न्यूटन। क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? हाँ ये भी एक कांस्टेंट फोर्स है, दिया गया है। तो वर्क डन बाय F कितना होगा? इस रास्ते में गया, किस रास्ते में गया उससे कोई मतलब नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन। जब यहां से यहां पर आया, इस डायरेक्शन में कितना गया? 10 मीटर। 5 into 10 that is equal to 50 joules। So total gain in kinetic energy is equal to gain in kinetic energy is equal to work done by all forces। कितना हो गया? 320 plus 50 is equal to 370 joules। It is coming out to be 370 joules। क्या सबको समझ में आया? अगर ये टोटल ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या था? 0 था। सो आप कहोगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 370 जूल्स। सर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे हो गया? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। बिकॉज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वाज 0, द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या चीजें सबको समझ में आ रहे हैं? Yes, sir.
तो इस आप क्वेश्चन को करना शुरू करो तभी जाके कुछ होगा, ठीक है, तभी जाके कुछ होगा। आप लोग ट्राई करो ये सब क्वेश्चन को। अगली क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।